डिस्कस करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में रेफरेंस कैसे होता है, इसको लेके आज इस लेक्चर में लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के रेफरेंस से और आज के टॉपिक से जो है रेफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस होता क्या है पहले आप ये समझिए। इसके मीनिंग पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का एक प्रोसीजर है या फिर मेथड है जिसके थ्रू जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, क्योंकि जो पावर टू रेफर दैट मीन्स कि जो रेफरेंस का पावर है वो किस कोर्ट को होता है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को होता है। ठीक है, तो वो रेफरेंस कहां करता है, दैट मीन्स कि रेफरेंस कहां होगा, तो हमेशा हाई कोर्ट में होगा। ठीक है, चाहे हम लोग सिविल रेफरेंस का बात करें, चाहे हम लोग क्रिमिनल रेफरेंस का बात करें। तो आज हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रेफरेंस को समझ रहे हैं, तो ये क्रिमिनल रेफरेंस है। लेकिन जब इसके मीनिंग पे हम लोग जब बात करते हैं तो क्या बताया मैंने कि एक मेथड है जिसके थ्रू अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट को यह लगता है कि उसके कोर्ट में अगर कोई ऐसा मामला है, उस मामले में कोई लॉ इन्वॉल्व है और उस लॉ के वैलिडिटी को लेके रीजनेबल डाउट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट को हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेगा, उस केस को स्टेट दैट मींस कि हाई कोर्ट के पास दे देगा और अपने रीजनेबल डाउट को बताएगा। क्यों? ताकि वह इस मैटर को लेके हाई कोर्ट से हाई कोर्ट का ओपिनियन ले सके। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया? तो रेफरेंस का मीनिंग हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो रेफरेंस को जो प्रोविजन गवर्न कर रहा है वो क्या है, तो वो है सेक्शन 395 और 396। बेसिकली रेफरेंस रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वो है 395 में। ठीक है, क्योंकि 395 हमको यह बताता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को अगर कोई मामला रेफर करना है हाई कोर्ट में तो उसको कौन कौन से ऐसे शर्त हैं जिसको पूरा करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले पॉइंट से। देखिए, रेफरेंस करने के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट को, ठीक है, क्या क्या करना होगा। पहला कि अगर मान लीजिए कोई कोर्ट, यहां कोई कोर्ट का मतलब वह कोर्ट जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। क्लियर हो गया? तो अगर कोई कोर्ट, कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट सेटिस्फाइड रहता है, ठीक है, आप मेरे एक एक पॉइंट पे फोकस करते चलिएगा। अगर कोई कोर्ट, यहां कोई कोर्ट का मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट को इस बात से सेटिस्फैक्शन है कि कोई मामला उसके कोर्ट में पेंडिंग है और उस मामले का संबंध जो है उस क्वेश्चन से है जिस क्वेश्चन का संबंध किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन या फिर एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन के अंतर्गत आने वाले प्रोविजन के वैलिडिटी से है। क्लियर है? पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या लगना चाहिए सबऑर्डिनेट कोर्ट को, ये समझिए कि दूसरा कंडीशन यह कहता है, ठीक है, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को दूसरा पॉइंट यह लगना चाहिए कि उस क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि वह केस को डिस्पोज ऑफ किया जा सके। क्लियर समझ में आ गया? और तीसरा कंडीशन क्या लगना चाहिए कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को यह लगना चाहिए कि जो मामला, ठीक है, उसके कोर्ट में पेंडिंग में है, ठीक है, और उस मामले का संबंध जो है एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन या एक्ट, रेगुलेशन या ऑर्डिनेंस के अंतर्गत आने वाले प्रोविजन के वैलिडिटी से है। और वह जो वैलिडिटी है वो क्या है, उसके वैलिडिटी को लेके ही डाउट एक एराइज हो जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट में। दैट मींस कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को लगता है कि वह ऑर्डिनेंस, एक्ट, रेगुलेशन या उसके अंतर्गत आने वाले प्रोविजन क्या है, अल्ट्रा वायरस है। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है पॉइंट? अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है इनऑपरेटिव। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा। और चौथा पॉइंट क्या कहता है, ये 3 पॉइंट समझ में आ गया। चौथा पॉइंट है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को यह लगना चाहिए, यह भी, कि अभी तक जो है उस एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन या उसके अंतर्गत आने वाले प्रोविजन जिसके वैलिडिटी को लेके रीजनेबल डाउट अराइज हुआ है सबऑर्डिनेट कोर्ट को, वह अभी तक इनवैलिड या इनऑपरेटिव दैट मींस अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है। क्लियर समझ में आ गया?
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है माइंड में कि किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन या उसके अंतर्गत आने वाले प्रोविजंस को ऐसी कौन सी कोर्ट है जो उसको घोषित कर सकती है अल्ट्रा वायरस, ठीक है, इनऑपरेटिव, ठीक है, या फिर इनवैलिड। तो यह पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है या फिर हाई कोर्ट को है, ठीक है। तो यहां पर सबऑर्डिनेट कोर्ट को चौथा कंडीशन क्या लगना चाहिए कि अभी तक वो एक्ट, ऑर्डिनेंस डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है इनवैलिड या इनऑपरेटिव बाय दी सुप्रीम कोर्ट या फिर बाय दी हाई कोर्ट। समझ में आ गया? तो फिर ये चार शर्त जैसे पूरा होगा तो ही जाके सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेगी, वह मामले को रखेगी हाई कोर्ट में, ठीक है। दैट मीन्स कि उस मामले को रेफर कर देगी हाई कोर्ट को, लेकिन उसके साथ साथ उस सबऑर्डिनेट कोर्ट को यह भी बताना होगा हाई कोर्ट को कि उसका क्या ओपिनियन है इस मामले को लेके, और उसको कारण भी बताना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वह एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन या उसके अंतर्गत आने वाले प्रोविजन अल्ट्रा वायरस है। समझ में आ गया? तो इतना करने के बाद ही वो सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेगी, रेफर कर देगी, रेफरेंस कर देगी हाई कोर्ट को, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट? तो यह है रेफरेंस। तो रेफरेंस कैसे होता है ये समझ में हमें आ गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट ने रेफरेंस कर दिया, दैट मींस कि रेफर कर दिया मैटर को, केस जो उसके कोर्ट में पेंडिंग था उस केस को रेफर कर दिया हाई कोर्ट में। तो उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेगी? उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट यह करेगी कि दो ही ऑप्शन उसके पास बचता है, या तो उस मामले में जो एक्यूज्ड है उसको क्या करे, कमिट कर दे टू दी जेल पहला, या फिर उसको बेल पे छोड़ दे ताकि वह हाई कोर्ट में जब रेफरेंस का सुनवाई होगा तो वह उपस्थित हो सके। क्लियर? समझ में आ गया पॉइंट? अब देखिए ये हो गया 395 को लेके प्रोविजन। अब 396 कहता है क्या कि अगर मान लीजिए रेफरेंस में जो भी डिसीजन आया हाई कोर्ट के द्वारा उस डिसीजन के अनुसार ही केस का डिस्पोजल होगा, यही कहता है सेक्शन 396। और कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों 395 में, वो यह है कि जब हम लोग सब सेक्शन 2 को देखते हैं, ठीक है, आप ये भी जान लो कि सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसके बिफोर केस पेंडिंग है और उस केस का संबंध क्वेश्चन ऑफ लॉ से है, ठीक है, और उस केस पे जो प्रावधान है सब सेक्शन 1 सेक्शन 395 का वो अप्लाई नहीं होता है, तो वह कोर्ट यहां मतलब सेशन कोर्ट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट, ठीक है, क्या करेगी, दैट इज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या करेगी, वो मामले को रेफर करेगी हाई कोर्ट में। समझ में आ गया? तो एक चीज और आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि 395 सब सेक्शन 1 के अनुसार जो सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफर कर रही होती है मामले को हाई कोर्ट में, वह कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होता है, ठीक है, दैट मीन जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। लेकिन सब सेक्शन 2 जब हम लोग देखते हैं तो सब सेक्शन 2 में क्लियरली बताया गया है कि जो रेफरेंस करता है, दैट मीन जो केस को रेफर करता है वो कौन होता है, तो वो मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है या फिर कोर्ट ऑफ सेशन होता है। क्लियर है? तो अब इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो इस लेक्चर में जब हम लोग कंक्लूड करते हैं तो इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, और आपको एक बात हमेशा याद रखना है रेफरेंस को लेके, और इस पॉइंट को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपका रेफरेंस क्लियर हो जाएगा। वो यह है कि आप रेफरेंस के ऑब्जेक्ट को देखो। इसका ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है क्या है कि सबऑर्डिनेट को यह लगता है कि जो केस मामला उसके कोर्ट में पेंडिंग है उसका संबंध किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन या उसके अंतर्गत आने वाले प्रोविजन से है, और उसको जो रीजनेबल डाउट है सबऑर्डिनेट कोर्ट को, ठीक है, वो रीजनेबल डाउट उस एक्ट, ऑर्डिनेंस के वैलिडिटी से है, ठीक है, तो ही जाके वह अपने डाउट को क्लियर करने के लिए हाई कोर्ट में जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और यहां पे अगर इस बात को पकड़ लेते हैं तो इससे समझ में आ जाएगा कि वो अपना रीजनेबल डाउट क्लियर क्यों कराना चाहता है, ताकि उसको यह लगता है कि यह क्वेश्चन अगर सॉल्व हुआ, दैट मींस उसका रीजनेबल डाउट क्लियर हुआ, तो ही मामले का डिस्पोजल हो पाएगा। इसलिए जरूरी है रेफर करना मैटर हाई कोर्ट में। क्लियर समझ में आएगा। दूसरा कि गवर्निंग प्रोविजन क्या है, तो 395, 396 396 क्या कहता है कि जो भी डिसीजन आया हाई कोर्ट का उस डिसीजन के अकॉर्डिंग ही डिस्पोजल होगा रेफरेंस का। क्लियर है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।